नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई एक बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, आप सबने देखा 2006 से लेकर के 2015 तक जो डीएडीआर की बढ़ोतरी थी वो 125% तक की थी, लेकिन अभी 2016 से लेकर अभी तक 2025 के शुरू तक डीएडीआर की बढ़ोतरी महज 55% तक ही रुक रही है। तो ऐसे में साथ ही साथ जो एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में भी जो कटौती हो रही है, जो कमी हो रही है, उससे आगे क्या असर होगा? क्या 8वां पे कमीशन पर इन आंकड़ों का असर पड़ेगा? और जो डीएडीआर 2006 से 15 तक बढ़ा, उस हिसाब से 2016 से लेकर अब तक क्यों नहीं बढ़ा? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? और साथ ही साथ आगामी आने वाले समय में 8वां पे कमीशन में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर दोस्तों डीए कम होने के बावजूद भी 2.57 क्या 3.68 तक भी जा सकता है। इसके बारे में आगे आपको बकायदा सरकारी दस्तावेज, सरकारी वेबसाइट और सटीक जस्टिफाइड कैलकुलेशन के आधार पर समझाऊंगा, जैसे आप बोर्ड पर कुछ आंकड़े देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि 8वां पे कमीशन से जुड़ी हुई घिसी पिटी जानकारी होगी तो आप वीडियो को यहां से छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो बकायदा सरकारी दस्तावेज, भारत सरकार के जवाब के बेस पर दूंगा। दोस्तों, मैंने यहां पर पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, 8 सीपीसी में कैसे असर डालेंगे घटते हुए एआईसीपीआईएन के आंकड़े और डीएडीआर की कम बढ़ोतरी। जी हां, आप सबने देखा पिछले महीना दर महीना जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े निकल रहे हैं वो कम होकर के निकल रहे हैं, और साथ ही साथ 2016 से लेकर अभी तक जो डीए की बढ़ोतरी हुई है वो पहले के मुकाबले बहुत कम हुई है। तो क्या ये असर डालेंगे 8वें पे कमीशन में? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आप सबको पता है जब भी पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है डीएडीआर को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अगर कम डीएडीआर होगा तो डेफिनेटली जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो भी कम होगा। लेकिन आगे कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा दोस्तों, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 3.68 तक भी जाना चाहिए। जी हां, आगे वो सारी चीजें बताऊंगा। आप सबसे पहले आप ये जो डाटा देख पा रहे हैं एआईसीपीआईएन का पिछला एक साल का जो है आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, और अगर इस आंकड़े में आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का अगर टोटल आंकड़ा देखेंगे तो उसमें मुश्किल से 5 पॉइंट की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी कि एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े निकले हैं वो आंकड़े बेहद कम निकले हैं। अब इसका बड़ा रीजन ये भी होगा शायद कि महंगाई में ज्यादा उछाल नहीं हुई है, लेकिन जो महीने दर महीने महंगाई बढ़ रही है वो तो बढ़ी रही है, लेकिन जिस समय में एआईसीपीआईएन के आंकड़े निकलते हैं उस समय में महंगाई में बढ़ोतरी नहीं होती। तो चलिए अब अगला पॉइंट में समझते हैं कि जनवरी 2006 से जनवरी 2016 तक जो डीए का परसेंटेज था दोस्तों वो हुआ था 125%। अब इसी 125% डीए को मर्ज करके 7वां पे कमीशन में 2.57 का फॉर्मूला दिया गया था, फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। अब आगे समझिए 2016 जनवरी से लेके जनवरी 2025 तक, यानी कि अभी तक मुश्किल से हमारा डीएडीआर 55% होने वाला है। 53 है, आगे 2% की बढ़ोतरी 55%। अब देखिए जो डिफरेंस होता है वो 70% का है। आप देखिए ये 10 साल में 125%, ये 9 साल में केवल 55%, जो डिफरेंस है 70% का है। आगे और 2 बढ़ोतरियां बची हुई हैं। अगर ये दो बढ़ोतरियों को हम कंसिडर करें कि एक बार में 3%, एक बार में 2%, अगर 5% भी हम जोड़ लें तो कुल डिफरेंस हो जाता है 65% का। देखिए पहले बढ़ोतरी 125% पिछले 10 साल में, उसके बाद वाले 10 साल में बढ़ोतरी दोस्तों ये 55%, और इस 5% को जोड़ दें तो मुश्किल से 60%। यानी कि दोस्तों अब देखिए, अब जो ये बढ़ोतरी हुई है, ये कम बढ़ोतरी जो हुई है, इसके रीजन क्या है? इसके 2 बड़े रीजन है जो आगे आपको दस्तावेजों के आधार पर समझाऊंगा, सरकारी डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा कि इसके कारण क्या है, रीजन क्या है। 2 रीजन, पहले तो पॉइंट समझिए। सबसे पहला रीजन तो घटता हुआ इन्फ्लेशन। जी हां, सरकारी वेबसाइट, सरकारी दस्तावेज ये बोलते हैं कि 2006 से लेके अभी तक का अगर आप इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसको अगर आप आकलन करें तो वो कम हुआ है, वो आगे दिखाऊंगा आपको। और दूसरा रीजन है फॉर्मूले में बदलाव। जी हां, एआईसीपीआईएन के आंकड़े निकालने का जो फॉर्मूला है, डीएडीआर बढ़ोतरी का जो आंकड़े निकालने का फॉर्मूला है, उसको सरकार ने बदल दिया। जी हां, 2016 से अभी जो हमें फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के बेस पर एआईसीपीआईएन के आंकड़े निकलते हैं, जिसके बेस पर डीएडीआर तय होता है, वो फॉर्मूला सरकार ने चेंज किया और सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, संसद में एक्सेप्ट किया है।
चलिए ये दोनों जो पॉइंट है इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा दिखा रहा हूं, जिसमें पिछले 20 सालों का हम जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है या जो महंगाई है, उसका बढ़ोतरी का दर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैसे 1993 से ही है, लेकिन हम समझते हैं 2006 से। अब देखिए 2006 में किस तरीके से मुद्रास्फीति था, ये महीना दर महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से। तो हम यहाँ पर अगर देखें 2006 में दोस्तों, जैसे जनवरी के महीने में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 4.75 था। उसी तरीके से ये इन्फ्लेशन का रेट आप देख पा रहे हैं। जिस समय में अगर हम ये कुल मिलाकर के 2006 से लेकर के अगर 2015 के बीच का देखें तो कहीं कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें देखिए 2010 के अगर जनवरी महीने के तो 16.22 इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। पूरा 2010 का साल आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था। और उसी तरीके से आसपास के सालों में भी अगर आप देखेंगे तो अमूमन आपको 8% या 7 या उससे ऊपर का इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 2015 तक लगभग वही हालचाल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं 10 तो कहीं 11, किसी महीने में 12 तो किसी महीने में 16 तक भी इन्फ्लेशन का रेट गया। लेकिन उसके बाद का अगर आप देखेंगे, अब चलिए देखते हैं 2016 से लेके 2016 का जनवरी की बात करें तो 5.91। तो इस तरीके से आप अगर इधर का देखेंगे तो बहुत कम हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई में अंकुश लगा है। लेकिन दोस्तों आगे ये हालांकि 2023 तक का है और आगे 2023 के बाद का आंकड़ा अगर हम निकालें तो इससे भी इन्फ्लेशन में कम है, ये सरकारी वेबसाइट बोलते हैं। तो एक रीजन तो ये भी होता है कि जो डीएडीआर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो 2016 से लेके अभी तक डीएडीआर में कम बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले, तो ये कहीं ना कहीं ये डाटा भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर डाल रहा है। यानी कि पहले इन्फ्लेशन का जो रेट था वो ज्यादा था, लेकिन अब ग्रेजुअली इन्फ्लेशन का रेट क्योंकि कम हो गया, जिस वजह से महंगाई में कमी आई और महंगाई भत्ता भी कम बढ़ा है। ऐसा जस्टिफिकेशन सरकारी वेबसाइटों के जो डाटाबेस से हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा कारण है जो आपको मैं राज्यसभा में सरकार ने दिए गए जवाब के बेस पर समझाना चाहूंगा। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये राज्यसभा में भारत सरकार द्वारा ही दिया गया एक सवाल का जवाब है और इस सवाल के जवाब में भारत सरकार से ये पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था कि पहले जो एआईसीपीआई के आंकड़े होते थे उनमें महंगाई बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी आपने फॉर्मूले में क्या परिवर्तन कर दिया जिससे कि महंगाई के एआईसीपीआई के आंकड़ों में परिवर्तन हो गया, जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया। देखिए बकायदा भारत सरकार का जवाब है और भारत सरकार ने उसके साथ साथ एक चार्ट भी जारी किया था, लिस्ट भी जारी किया था, जिसमें जो फॉर्मूले में बदलाव है उसको भारत सरकार ने माना था और बताया था। देखिए किस तरीके से बदलाव हुआ है। यानी कि पहले वाला ये आंकड़ा है, अगर आप 2016 से पहले का अगर मानेंगे लेंगे तो ये वाला आंकड़ा है, और अगर 2016 के बाद अभी का आप लेंगे तो ये वाला आंकड़ा है। यानी कि अगर फूड बिवरेज यानी कि खाद्य पदार्थों की महंगाई की बात करें तो पहले महंगाई भत्ता निर्णय करने वाले एआईसीपीआई में खाद्य पदार्थों को 46% का वेटेज था, लेकिन अब सरकार ने जब 2016 से इसमें बदलाव कर दिया उसमें केवल 39% का वेटेज रखा गया। उसी हिसाब से पान, सुपारी, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स में पहले 2.27 का हिस्सा हुआ करता था, अब उसमें कम करके 1.80 कर दिया गया। उसी हिसाब से क्लोथिंग फुटवेयर में पहले 6.57 होता था, कम करके 5.95 कर दिया, और हाउसिंग में पहले 15.27 कम होता था, उसमें बढ़ा दिया 17.75, और फ्यूल एंड लाइट में पहले 6.43 अभी 5.49, मिसलेनियस जो अन्य पदार्थ हैं उनमें पहले 23.26 अभी 29.81। यानी कि फॉर्मूले में तो सरकार ने बदलाव किया है, तो फॉर्मूले में बदलाव करना भी डीएडीआर की बढ़ोतरी ना होने का एक बड़ा वजह हम मान सकते हैं। तो आप सबने अभी डॉक्यूमेंट देखे दोस्तों, अब अगला पॉइंट समझते हैं कि 8वां पे कमीशन में किस तरीके से हमारा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका असर 8 सीपीसी में कितना पड़ेगा, आइए समझते हैं। 8 सीपीसी 3 फैक्टर्स। दोस्तों पे कमीशन, जो भी पे कमीशन हो उसमें 3 बड़े फैक्टर होते हैं जो हमारा फिटमेंट फैक्टर को तय करते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, यानी कि डीएडीआर के आंकड़े। आप सबको पता है अब की बार तो आंकड़े बहुत कम है, मुश्किल से 60% शायद डीए पहुंचेगा। तो जो इन्फ्लेशन होता है उसका पे कमीशन को तय करने में परसेंटेज कितना होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से लें तो उसका जो हिस्सा होता है वो मुश्किल से 30% का होता है। जी हां, आगे इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे, क्यों मैं 30% बोल रहा हूं आगे।
अब दूसरा फैक्टर होता है पे कमीशन क्या रिकमेंड करती है। एक तो हो गया इन्फ्लेशन के बेस पर ही पे कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा, लेकिन फिर भी पे कमीशन किस तरीके से रिकमेंड करेगी वो भी मायने रखता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। अगर मुश्किल से मान लें तो उसका भी असर 30% ही होगा। अब ये और 30 ये 30 अगर आप जोड़ दें तो ये बनता है 60%। अब फाइनली क्या मायने रखता है, वो मायने रखता है सरकार की इच्छा शक्ति। सरकार क्या देना चाहती है, सरकार क्या देने वाली है 8वें पे कमीशन में, और इससे इसका सबसे बड़ा हिस्सेदारी होता है, क्योंकि सरकार को भी समझ है कि पिछले 10 सालों में 125% डीए पहुंचा है। बेशक जो इन्फ्लेशन रेट जो घटता हुआ हो, लेकिन फिर भी जो ये हुआ है फॉर्मूले में बदलाव, ये भी सरकार समझती है। तो इसके बजाय अब की बार जो कम बढ़ोतरी हुई तो उसको अगर सरकार कंसिडर करे तो सरकार जो है अप्रूवल कुछ ज्यादा का कर सकती है, क्योंकि दोस्तों 30% अगर इसका हिस्सेदारी है, 30% हिस्सा है, तो 40% रह जाता है सरकार की हिस्सेदारी। अब इस बात को भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सरकार का हिस्सेदारी क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार चाहे आंकड़े कुछ भी हो, पिछले डीएडीआर का आंकड़े कुछ भी हो, चाहे पे कमीशन कुछ भी रिकमेंड करे, लेकिन सरकार अगर चाहे तो सरकार बढ़ोतरी अच्छी खासी दे सकती है। जो छठे पे कमीशन में दिया था 54% की बढ़ोतरी। अब इसको समझने के लिए आपको 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन का एक हिस्सा समझना पड़ेगा, जो आपको दिखा करके मैं समझाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो आपको सामने में रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये रिपोर्ट है 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन रिपोर्ट। जी हां, 7वां पे कमीशन में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर 2.57 बनाया गया था उसका पूरा कैलकुलेशन यहां समझाया गया है। और यहां पर महत्वपूर्ण अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी तरफ से जो बढ़ोतरी पे कमीशन में दी है, जो डीएडीआर बढ़ोतरी से निकला वो तो अलग चीज है, लेकिन सरकार ने जो अपनी तरफ से पे कमीशन में ऐड किया है, जो बढ़ोतरी दी है, वो पे कमीशन दर पे कमीशन कितना दिया है उसका आंकड़ा आप यहां देख पा रहे हैं। दूसरे पे कमीशन की बात करें तो सरकार की तरफ से 14.2 की बढ़ोतरी दी गई, और अगर तीसरे की बात करें तो 20.6 की, चौथे की बात करें तो 27.6 की बढ़ोतरी दी गई, 5वें पे कमीशन में 31% की बढ़ोतरी दी गई, और छठे पे कमीशन में सबसे ज्यादा 54% की बढ़ोतरी दी गई। इसीलिए अप्रैल 2004 में डीए मर्ज हो जाने के बाद भी पे कमीशन में, छठे पे कमीशन में 1.86 का मल्टीप्लिकेशन बना था, और 7वें पे कमीशन में देखिए 14.3 की बढ़ोतरी दी गई। यानी कि सरकार कितना परसेंट का बढ़ोतरी देगी उसके ऊपर भी पे कमीशन में हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा वो डिपेंड करता है। तो अब की बार सरकार ज्यादा अगर इसमें बढ़ोतरी दे परसेंटेज में, तब जा करके हमारा फिटमेंट फैक्टर अच्छा बन सकता है, क्योंकि डीए के आंकड़ों के बेस पर तो फिटमेंट फैक्टर कतई भी ज्यादा नहीं बनने वाला। आपने डीएडीआर की बढ़ोतरी का हालत देख लिया दोस्तों। दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन में तक सरकार ने किस तरीके से अपनी तरफ से बढ़ोतरी दी है। अब सरकार अगर 8वें पे कमीशन में ये बढ़ोतरी अच्छी खासी दे तो हमारा फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा जा सकता है। अब इसमें मैं और एक आपको एक रिपोर्ट समझाना चाहूंगा। एक रिपोर्ट हाल ही में एक पेपर में छपा था, जिसमें पहले पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक पे कमीशन का जो मोटिव था, पे कमीशन का आउटकम क्या था, वो दिया गया। सबसे पहले अगर पहले के पे कमीशन की बात करें तो पहले पे कमीशन में जीविका मजदूरी के सिद्धांत पर का परिचय दिया। दूसरे पे कमीशन की बात करें तो आर्थिक संतुलन और रहने की लागत पर ध्यान दिया गया। तीसरे पे कमीशन में दोस्तों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन समानता की आवश्यकता पर बल दिया गया। चौथे पे कमीशन में विभिन्न रैंकों में वेतन असमानताओं को कम करने की मांग की गई, और 5वें पे कमीशन में वेतन मानों की संख्या में कटौती की सिफारिश की गई, और साथ ही साथ उसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को आधुनिकीकरण भी था। जी हां, इसीलिए पे कमीशन केवल आपका पे पेंशन पेमेंट नहीं बढ़ाता है, वो बहुत सारी बिंदुओं पर काम करता है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट सुधारता है, बहुत सारी चीजों पर। तो चलिए अब 5वां पे कमीशन का हमने समझा। छठे पे कमीशन में स्थापित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, यानी कि ग्रेड पे और बैंड पे को स्थापित किया गया छठे पे कमीशन में। और 7वें पे कमीशन में दोस्तों पूर्व के ग्रेड वेतन संरचना की जगह एक वेतन मैट्रिक्स पेश किया गया। अब 8वें पे कमीशन में जो एक्सपर्ट्स की राय है, जो एक्सपर्ट्स के जो व्यूज आ रही हैं, उसके हिसाब से दोस्तों 8वां पे कमीशन में किन बिंदुओं के ऊपर काम होने जा रहा है। यह आर्थिक बढ़ावा रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता उत्पादों जैसे आवश्यक क्षेत्रों में मांग को भी बढ़ावा दे सकता है। यानी कि दोस्तों 8वां पे कमीशन का जो मोटिव,
जो उद्देश्य अभी दिख रहा है, फिलहाल के जो स्टडीज से सामने आ रहे हैं, वो ऐसा दिख रहा है कि ये जो देश की अर्थनीति है उसको बूस्ट करने वाला होगा। जी हां, और अगर देश की अर्थनीति को अगर 8वां पे कमीशन ने बूस्ट करना है तो 8वां पे कमीशन में बढ़ोतरी अच्छी खासी होनी पड़ेगी। और सरकार से हमारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की भी ये मांग है, चूंकि आपने डीए की बढ़ोतरी कम दी है, पिछले 10 साल के बजाय अभी हाल ही वाले 10 साल में कम दी है, तो इस बात को भी कंसीडर करते हुए सरकार से जो बढ़ोतरी मिलनी है वो अच्छी खासी पेंशनर्स को और कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा उनको मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।